बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वहीं से सिलसिला कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहां पे लेक्चर को स्टॉप किया था। लास्ट लेक्चर में बात ये हो रही थी कि इस वक्त टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितनी भी डिस्कवर या इन्वेंशन जिनकी हो चुकी है, न्यूक्लियस के साइज के बेसिस पर उनके 3 हिस्से किए गए। पहला हिस्सा वो था जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 35 तक था, जिन्हें हम लोगों ने लो मास न्यूक्लियस कहा। फिर दूसरा हिस्सा उन एलिमेंट्स का था जिनका एटॉमिक नंबर 36 से लेकर 81 तक था। इन एलिमेंट के न्यूक्लियस को हम लोगों ने नॉर्मल न्यूक्लियस कहा। फिर तीसरा हिस्सा 82 या अबव 82 एटॉमिक नंबर के थे, यानी वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज्यादा होता है, इन एलिमेंट के न्यूक्लियस को अगर एयर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये इनविजिबल लाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और रेडियो वेव्स बनने का जो फिनोमेना होता है, प्रोसेस होता है, उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा रेडियो एक्टिविटी का है। राइट स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस रेडियो वेव्स की प्रोडक्शन करता है, इनविजिबल लाइट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। ऐसे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, तो पहले जरा उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट कर दें ताकि वो सारी बातें जो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी हैं वो रिव्यू हो जाए। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना परफॉर्म करने के लिए आप लोगों ने पहले एक लेड का ब्लॉक लिया। ये लेड का ब्लॉक है। लेड का जो ब्लॉक होता है ये परफेक्टली आइसोलेटेड होता है, यानी लेड के ब्लॉक में बाहर से अंदर एनर्जी जा नहीं सकती, अंदर से एनर्जी बाहर निकल नहीं सकती, परफेक्टली आइसोलेटेड होता है। तो हम लोग लेड का एक ब्लॉक लेते हैं। ये हमने लेड का एक ब्लॉक लिया। ये लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर एक कैविटी फॉर्म कर दी। कैविटी का मतलब जिसकी एंट्रेंस बड़ी स्मॉल सी होती है लेकिन अंदर बड़ा स्पेस होता है। तो आपने इसमें एक कैविटी फॉर्म की। ये एक कैविटी आपने फॉर्म की। ये आपने एक कैविटी फॉर्म की। ये कैविटी फॉर्म की। एंट्रेंस बड़ी छोटी सी है पर अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसे कहते हैं कैविटी। फिर स्टूडेंट्स, आपने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर 82 या उससे ज्यादा होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा जो मोर रिएक्टिव होता है वो होता है यूरेनियम। तमाम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में यूरेनियम बड़ी तेजी से रेडियो वेव्स बनाता है। यूरेनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूटोनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल तो कोई भी कर सकते हैं, पर टाइम का डिफरेंस होगा, कन्वर्जन टाइम का, डीके टाइम का। यूरेनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम यहां पर यूरेनियम की एक क्वांटिटी प्लेस करते हैं। ये यूरेनियम की क्वांटिटी आपने प्लेस की।
एयर से इनका रिएक्शन होना है, तो एयर यहां से दाखिल होगी, ये दाखिल होगी, ये दाखिल होगी। एयर और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनका आपस में कोलिजन होगा। कोलिजन के नतीजे में ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनविजिबल लाइट्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा। इनविजिबल लाइट का मतलब रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा। रेडियो वेव्स बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? यहां पर हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं, जिसपे डिफरेंट स्पॉट्स के जरिए कंफर्मेशन होती है कि रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अज्यूम कीजिए रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना स्टार्ट हो गया, रेडियो वेव्स बनना शुरू हो गया। अब यह फोटोग्राफी प्लेट यहां पे से हटा देंगे और यहां पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की खास बात यह होती है कि जब लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगी तो अपने नेचर के बेसिस पर डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट होता है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, माइनस, प्लस, न्यूट्रल। और जब ये रेडियो वेव्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो ये 3 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा सीधे, एक हिस्सा राइट पर, एक हिस्सा लेफ्ट पर, जिसे आप लोगों ने अल्फा, बीटा और गामा रेस का नाम दिया। अल्फा, बीटा, गामा रेस का नाम दिया था। फिर आप लोगों ने अल्फा, बीटा, गामा रेस की प्रॉपर्टीज भी स्टडी की। वैसे तो ये प्रॉपर्टीज छोटी क्लासेस में पढ़ी जाती हैं, पर आप लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद करके रखिएगा जो नोट्स में हमने आपको लिख कर दी है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा पर साइन कौन सा होता है, गामा पे कौन सा साइन होता है? जैसे अल्फा बीटा में से एक पे साइन नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव, गामा पे कोई साइन नहीं होता। किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हाई होती है? गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हाई होती है, बीटा की उससे कम, अल्फा की उससे भी कम। अल्फा का मास 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, बीटा का मास 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, गामा लेस मास होता है, फोटोन की शक्ल में होता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में शायद 9 में भी आप लोगों ने स्टडी किया। तो इनकी प्रॉपर्टीज पहले से अगर लर्निंग हुई भी है तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, चाहे तो सेकेंडरी फिजिक्स के नोट से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अल्फा, बीटा, गामा रेस की 3 प्रॉपर्टीज ईच आपको लर्न करके रखनी है, याद करके रखनी है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, अब गौर से सुनिएगा। देखिए यहां पर हमने यूरेनियम रखा, ये कन्वर्ट हो रहा है लाइट में। अब ये लाइट यानी रेडियो वेव्स दोबारा यूरेनियम नहीं बन सकता, यानी रिवर्स नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे यहां पर डीके हो रहा है। डीके का मतलब तबाह हो जाना, फना हो जाना, खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर फर्ज कीजिए कि मैंने अगर आपसे कहा कि यहां पर मैंने 100 ग्राम यूरेनियम प्लेस किया है। कितना यूरेनियम प्लेस किया है? 100 ग्राम। तो क्या आप सोच सकते हो कि मैंने यहां पर कितने न्यूक्लियस रखे हैं यूरेनियम के? क्वांटिटी है 100 ग्राम। तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने यूरेनियम के कितने न्यूक्लियस प्लेस किए? मैंने यूरेनियम के इतने न्यूक्लियस प्लेस किए कि आपसे काउंटिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.02 पावर 23 एटम्स।
एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। यूरेनियम का एक मोल सिंपली 235 ग्राम के बराबर होगा। तो सोचे कि अगर 100 ग्राम यूरेनियम भी है तो इतने एटम्स होंगे कि काउंटिंग पॉसिबल नहीं होगी, और एक एटम में एक न्यूक्लियस होगा तो पता नहीं कितने न्यूक्लियस मैंने यहां रखे हैं। और जब ये रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है रेडियो वेव्स में। फिर ये रेडियो वेव्स न्यूक्लियस नहीं बन सकता है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस का डीके हो रहा है, न्यूक्लियस वैनिश हो रही है, तबाह हो रही है, खत्म हो रही है। जब न्यूक्लियस कन्वर्ट हो लाइट में, रेडियो वेव्स में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीके प्रोसेस। डीके प्रोसेस, डीके प्रोसेस। और डीके प्रोसेस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एन से। डीके प्रोसेस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एन से। स्टूडेंट, एक और वर्ड का मतलब याद रखिएगा। ये तो हमने डीके का नाम वर्ड सुना। डीके का मतलब होता है कि तबाह हो जाना, वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना, वापस नहीं, रिवर्स ना होना। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन। जब न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, अपनी पहचान खो दे, तो इस फिनोमेना को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। जैसे अगर यूरेनियम का न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाए किसी और एटम के न्यूक्लियस में, जैसे हम यूरेनियम को तोड़ें, अज्यूम करें कि यूरेनियम टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हो गया। यूरेनियम यहां पर भी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन यहां पर डीके भी हो रहा है। डीके का मतलब वैनिश होना, रिवर्स ना होना। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस का किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना या किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना। राइट? ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कीजिए एन से। नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कीजिए किससे? एन से। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, डीके का प्रोसेस भी इतना ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही कन्वर्ट हो रहा है रेडियो वेव्स में, डीके प्रोसेस में। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस, डीके प्रोसेस भी इतना ज्यादा। तो डीके प्रोसेस डेल्टा एन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। इसी तरह अगर डीके प्रोसेस और जो प्रोसेस में टाइम कंज्यूम हो रहा है, जिसे आप टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं, वो डीके प्रोसेस और टाइम इंटरवल के दरमियान रिलेशन देखिएगा। तो ये रिलेशन भी एक दूसरे के क्या होगा? डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली होता है। ये रिलेशन भी एक दूसरे के डायरेक्टली होगा। जितना ज्यादा टाइम, डीके प्रोसेस भी इतना ज्यादा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी। डेल्टा टी मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड, राइट? इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? इसको आप ऐसे रीड करेंगे, टाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल करते रेट। आप कहेंगे दी रेट ऑफ डीके प्रोसेस, डीके प्रोसेस, रेट ऑफ डीके प्रोसेस, डीके प्रोसेस is called एक्टिविटी। एक्टिविटी ए से लिखेंगे और इसका यूनिट होगा, एंड यूनिट इज
यूनिट याद रखिएगा, यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। रेट ऑफ डीके प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिविटी, ए से लिखेंगे और इसका यूनिट होगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फिर इसको आप लिखेंगे कैसे जरा देखिएगा। इसकी जगह लिखा ए प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनल टू n, इसको कैसे रीड करेंगे जरा देखिएगा, सुनिएगा। In the phenomena of radioactivity, in the phenomena of radioactivity, the activity always be directly proportional to the number of nucleus, to the number of nucleus. This statement is called law of radioactive decay, law of radioactive decay, radioactive decay। फिर से सुनिए, the activity in the phenomena of radioactivity always be directly proportional to the number of nucleus, to the number of nucleus. This statement is called law of radioactive decay, law of radioactive decay, right? Okay students, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इजिकल कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट यूज करते हैं माइनस लैम्डा n। लैम्डा को कहते हैं डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट। और माइनस का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक्टिविटी का फिनोमेना हो रहा है, जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स remaining number of nucleus, remaining number of nucleus, remaining number of nucleus, nucleus decreases or decrease। देखिए जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है, जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस है तो बची हुई न्यूक्लियस क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही कन्वर्ट हो रहा है लाइट में। तो जो न्यूक्लियस हमने इस्तेमाल किया था वो न्यूक्लियस मुसलसल क्या हो रही होगी, कम, डिक्रीज। ये नेगेटिव का साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो रही है। और लैम्डा को कहते हैं डीके कांस्टेंट, राइट? ओके स्टूडेंट्स, हम इस रिलेशंस को जरा मजीद सॉल्व करें, इस रिलेशंस को मजीद सॉल्व करें। इस रिलेशन को अगर आप मजीद सॉल्व करेंगे तो आप एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचेंगे जो आपको प्रोसेस में यूज होने वाला नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा। फिर सुनिएगा, इस रिलेशंस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इस्तेमाल हो गए हैं वो कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन यहां से वहां तक का जो सफर है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रीजन ये है कि यहां से वहां तक जाने के लिए हमें मैथमेटिक्स से कुछ ऐसे फॉर्मूले भी यूज करने पड़ते हैं जो नॉर्मली आपने नहीं पढ़ा है या आपका बेस नहीं बना हुआ है। जी स्टूडेंट्स, बात ये हो रही थी कि कुछ ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे जो अभी तक पढ़े नहीं है और ना ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथ्स में, सेकेंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में वो चीजें पढ़ भी लेंगे, अभी तक शायद पढ़ा भी ना हो। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ेंगे भी नहीं। तो लिहाजा यहां से वहां तक का सफर हम लोग करते नहीं है, अलबत्ता उस रिजल्ट को सिर्फ आपने डिस्कस करना है, सिर्फ उस रिजल्ट को डिस्कस करना है। अगर इसको हम लोग मजीद सॉल्व करें तो हम लोग यहां पर पहुंचेंगे, n बराबर है n नॉट
e पावर माइनस लैम्डा टी। इस रिलेशंस को अगर हम मजीद सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट यहां पर आएगा। जरा इसको समझिएगा। एन नॉट ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने इस्तेमाल किए हैं। ये एन नॉट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और एन ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, एन वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है जो प्रोसेस में यूज हो गया है। एन वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है जो प्रोसेस में यूज हो गया है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस used in the experiment, used in the phenomena, used in radioactivity। ये वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा जो प्रोसेस में यूज हो गया। ई एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। टी टाइम है, ये टाइम है, टी टाइम है, राइट। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा। यहां पर अज्यूम करें कि आपने 100 न्यूक्लियस रखा, 100 रखे, ये अज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रोसेस शुरू होगा रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होती जाएंगी, कम। 100 से शुरू हुआ 99, 98, 97, कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि हम 50 पे आ जाएंगे, आधे पे आ जाएंगे। तो गौर से सुनिएगा। टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा जब प्रोसेस में यूज हो जाता है, टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा जब प्रोसेस में यूज हो जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ का मतलब हुआ वो टाइम इंटरवल जब टोटल क्वांटिटी का आधा हिस्सा प्रोसेस में यूज हो जाता है, राइट। तो अगला लेक्चर जो होगा वो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यानी हाफ लाइफ से कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर्स को अच्छी तरह देखिएगा, बार बार देखिएगा, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। फिर भी अगर कंफ्यूजन रह जाए तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।